मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी गुप्ता अगेन। आई होप कि सब अपने घर पे सेफ होंगे, ठीक होंगे और जो हमने पढ़ाया वो पढ़ भी रहे होंगे। सबको पता है कि हमने फर्स्ट प्रोज कंप्लीट कर ली है, 3 पोइम्स कर लिए। अब कितने बच्चों ने पढ़ा है वो वही जानते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एन एक्सीलेंट फादर। अब सबको पता है कि आपके U1 और U2 टेस्ट भी होने वाले हैं, तो अब आपने थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है, इनको अच्छे से लर्न भी करना है। अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है एन एक्सीलेंट फादर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट वॉज रिटन बाय जेन ऑस्टन। तो अब इसे आपने ध्यान से सुनना है, जो वर्ड्स आएंगे उनको ध्यान से सुनना है। बेसिकली ये जो चैप्टर है एक कन्वर्सेशन है। जैसे आपकी डायलॉग राइटिंग है, वैसे ही सपोज करो आपने इसे डायलॉग राइटिंग भी सीखनी है। ये एक कन्वर्सेशन है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और दोनों अपनी बेटियों को लेके परेशान है कि उनकी शादी हम किसी अच्छे घर में करेंगे। अब जैसे हम पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि ये जो कन्वर्सेशन है कैसे है और कैसे हम आपस में, जो एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ है, कैसे आपस में बात करते हैं। नाउ स्टार्ट विद द चैप्टर। Jane Austen was a Georgian era author best known for her social commentary in novels including Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, and Amma. An Excellent Father is an extract from Jane Austen's famous novel Pride and Prejudice. तो जेन ऑस्टन बहुत ही फेमस राइटर थी। वो जानी जाती थी अपने नॉवेल्स के थ्रू, जो सोसाइटी की कंडीशंस, उस टाइम की जो प्रिवेलिंग कंडीशन थी लेडीज़ की, उसके बारे में। इंग्लैंड में जो उस टाइम था सबसे इम्पोर्टेंट थीम था शादी। एन एक्सीलेंट फादर जो है उन्हीं के एक फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया है। द मेन थीम ऑफ द प्ले इज मैरिज। तो इस मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ है मिस्टर एंड मिसेस वेनेट, जो वरिड हैं कि उनकी 3 बेटी हैं जो मैरिजेबल एज की हैं। तो उस टाइम क्या होता था, जो सोसाइटी थी उस टाइम शादी ये देख के की जाती थी कि जो लेडीज़ है उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। द नॉवल शोज हाउ वुमेन मैरी मैन, दे आर नॉट इन लव बट सिंपली इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो लेडीज़ शादी इसलिए करती थी ताकि वो पूरी लाइफ अपनी आराम से बिता सके, ताकि उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली। अब इस नॉवल में जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं वो मिस्टर एंड मिसेस वेनेट हैं और उनकी 3 बेटियां और एक मिस्टर वेंगले हैं, जिनसे वो अपनी बेटी की शादी करने ले चाहते हैं। अब जो कन्वर्सेशन है, मैंने कहा कि डायलॉग राइटिंग की तरह है कि मिस्टर वेंगले क्या कहते हैं और उनकी वाइफ क्या रिप्लाई देती है। और जो ये कन्वर्सेशन है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने ध्यान से इस कन्वर्सेशन को सुनना है। जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो समझने की कोशिश करनी है, ताकि आप चैप्टर को अच्छी तरह समझ सको। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है करेक्टर्स कि मिस्टर वैनेट कैसे थे, मिसेस वैनेट कैसे थी और उनकी बेटियां कैसी थी, और मिस्टर वेंगले कैसे थे। Now the conversation has started. Mrs. Vannet, my dear Mr. Vannet, have you heard that Netherfield Park is let at last? अब मिसेस वेनेट जो है मिस्टर वेनेट को बता रही हैं कि जो उनके पास बड़ा सा बंगला है जिसे नेदरफील्ड पार्क कहते हैं वो किराए पे लग चुका है। मिस्टर वेनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट। अब मिस्टर वेनेट जो है उनको कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मिसेस वेनेट, but it is for long had just been here and she told me all about it. मिसेस वेनेट मिस्टर वेनेट को बता रही हैं कि ऐसा हुआ है क्योंकि मिसेस लॉन्ग जो है उनकी फ्रेंड जो है उन्होंने उन्हें बताया है इसके बारे में कि जो हमारे पास जो बंगला है उसमें कोई आदमी जो है रहने आ चुका है। मिस्टर वेनेट मेड नो आंसर। डू यू वॉन्ट टू नो हु हैज टेकन इट, क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली। तो मिस्टर वेनेट जो है उसको कोई रिप्लाई नहीं देते, कोई आंसर नहीं देते, लेकिन जो मिसेस वेनेट है वो इम्पेशेंटली बताना चाहती हैं कि उसमें कोई रहने आया है, कौन रहने आया। तो वो बड़ी इम्पेशेंटली होके बताती है कि क्या तुम्हें पता, तुम जानना चाहते हो कि उस बंगले में कौन रहने आया है। Mr. Vannet, you want to tell me, and I have no objection to hearing it. This was invitation enough. Mrs. Vannet, why, my dear, you must know. Mrs. Long says that Netherfield Park is taken by a young man of large fortune from the north of England. He came on Monday to see the place and was so much delighted with it that
that he agreed to take it. अब मिस्टर वैनेट जो कहते हैं मिसेस वैनेट से कि अगर तुम मुझे उसके बारे में बताना चाहते हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम आराम से बता सकते हो। मिसेस वैनेट फिर एक्सप्लेन करती है कि उसे मिसेस लॉन्ग ने जो बताया था कि जो ये नीदरफील्ड पार्क है जो जिसने लिया है वो जो आदमी है काफ़ी रिच है, काफ़ी अमीर है और वो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड का रहने वाला है। और उनके साथ वो ये भी बताते हैं कि वो मंडे को इस प्लेस को देख के गए हैं और काफ़ी खुश हैं इस जगह को देख के कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो ये जगह लेंगे ही लेंगे। यानी कि जो मिसेस वैनेट है मिस्टर वैनेट को बताने की कोशिश कर रही है कि उनके पास में उनके नेबरहुड में एक अमीर आदमी है जो रहने के लिए आया है और वो क्यों बता रही है ये आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। Mr. Vannet, what is his name? Mrs. Vannet Bingley. Mr. Vannet, is he married or single? Mrs. Vannet, oh, single, my dear, to be sure. A single man of large fortune, 4 or 5,000 a year. What a fine things for all girls. अब मिस्टर और मिसेस वैनेट जो है आपस में बात करते हैं। जो मिस्टर वैनेट पूछते हैं कि उस लड़के का नाम क्या है, तो मिसेस वैनेट बताती हैं कि उसका नाम वेंगले है। अब मिस्टर वैनेट जो आगे पूछते हैं कि क्या वो लड़का मैरिड है या नहीं है। उसके आंसर में मिसेस वैनेट कहती हैं कि वो बिल्कुल सिंगल है। मैं बहुत श्योर हूँ इस बात के लिए। अब बहुत एक्साइटेड होती है मिसेस वैनेट कि सिंगल आदमी है और 5 जो 1000 वो जो है पाउंड्स जो है साल में कमा लेता है। व्हाट ए फाइन थिंग्स फॉर ऑल गर्ल्स। तो कहता है इस मिसेस वैनेट कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारी लड़कियों के लिए। हाउ आस्क्ड मिस्टर वैनेट। मिस्टर वैनेट से पूछते हैं कैसे। मिसेस वैनेट आंसर देती है, माय डियर मिस्टर वैनेट, हाउ कैन यू बी सो टायरसम, यू मस्ट नो दैट आई एम थिंकिंग ऑफ हिम मैरिंग वन ऑफ देम। तो वो मिसेस वैनेट बताती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि ऐसा लड़का जब हमारे नेबरहुड में रहने आया, हो सकता है हमें उससे मिलना चाहिए, हो सकता है हमारी ये तीनों बेटियां उनमें से किसी न किसी को पसंद कर लो। इज दैट हिज डिजाइन इन सेटलिंग हियर। तो अब मिस्टर वैनेट को समझ आता है कि हाँ जो मिसेस वैनेट है उसका क्या प्लान है, वो किस लिए मिस्टर वेंगले में इतना इंटरेस्ट ले रही हैं। मिस्टर वैनेट, इज दैट हिज डिजाइन इन सेटलिंग हियर। तो मिस्टर वैनेट टाउंट करते हुए बोलते हैं कि क्या वो इसलिए यहाँ सेटल हो रहा है ताकि तुम्हारी बेटों से शादी कर सके। मिसेस वैनेट, डिजाइन नॉनसेंस, हाउ कैन यू टॉक सो, बट इट इज वेरी likely that he may fall in love with one of them and therefore you must visit him as soon as he comes. तो मिस्टर वैनेट कहती हैं कि तुम कैसे नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो, ऐसा कोई डिज़ाइन या ऐसी कोई मूर्खता वाली बात मैंने नहीं की। बस ये है कि हो सकता है कि हमारी तीनों बेटियों में से उसे कोई बेटी पसंद आ जाए तो उससे प्यार करना लगे, तो इसलिए तुम्हें जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं उसके यहाँ पे विजिट करना चाहिए। मिस्टर वैनेट, आई सी नो ओकेजन फॉर दैट, you and the girls may go or you may send them by themselves, which perhaps will be still better for as any of them Mr. Wengley might like you the best of the party. तो अब मिस्टर वेनेट जो है अपनी पत्नी से कहती है कि मुझे तो ऐसा कोई ओकेजन है, ऐसा कोई रीज़न नहीं दिखता कि मुझे उनके यहाँ विजिट करना चाहिए। या तुम एक काम करो कि लड़कियों को भेज दो, या क्योंकि अगर तुम उनके साथ जाओगे तो हो सकता है वो तुम्हें ज़्यादा बेटर समझे, तुम्हें ज़्यादा पसंद कर लें बाकी लड़कियों से। इससे बेटर होगा कि तुम लड़कियों को अकेले ही वहाँ जाने दो। Mrs. Bennet, my dear, you flatter me. I certainly have had my share of beauty. But, my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley will when he comes into the neighborhood. अब मिसेस वेनेट जो है मिस्टर वेनेट की फ्लैटरी का आंसर देते हुए कहती हैं कि मुझे पता है कि मुझे अपनी ब्यूटी का पूरा श्रेय मिला है, मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ, पर फिर भी माय डियर कि तुम्हें वहाँ पे जाना ही पड़ेगा जब मिस्टर वेंगले हमारे नेबरहुड में रहने आएंगे। मिस्टर वेनेट, आई डियरली Mr. Wingley will be very glad to see you, and I will send a few lines by you to assure him of my hearty content to marry whichever he chooses of the girls. तो मिस्टर वेनेट आगे फिर टॉन्टिंग में बोलते हुए कहते हैं कि मैं ये कहने की हिम्मत कर सकता हूँ मिस्टर वेंगले को कि वो तुमसे मिलकर बहुत बस खुश होंगे, और मैं एक छोटा सा पत्र भी लिखूंगा, उनको लेटर भी भेजूंगा ताकि उनको विश्वास दिला सकूँगी कि लड़कियों में से किसी को भी चुनेंगे तो उन्हें मेरी तरफ से पूरी सहमति है। यानी कि मिस्टर वेनेट है वो
अपनी वाइफ के कन्वर्सेशन को उसे लाइटली और बड़ी मजाकिया तौर पे देखते हुए उससे बात कर रहे हैं। Mrs. Vannet, you take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. Mr. Vannet, you mistake me, my dear. I have high respect for your nerves. They are my old friends. अब जो मिसेस वैनेट है चिढ़ते हुए बोलती हैं कि तुम्हें मुझे चिढ़ाने में मज़ा आ रहा है, तुम्हें कोई तरस नहीं आ रहा मेरी हालत पे। अब मिस्टर वैनेट जो है उसके रिप्लाई में कहते हैं कि तुम गलती कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है तुम्हारे नर्व्स के लिए क्योंकि वो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं। मिसेस वैनेट, ओह यू डोंट नो व्हाट आई सफ़र। अब मिसेस वैनेट जो है वो बहुत चिढ़ते हुए बोलती हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या सह रही हूँ, मेरी क्या हालत है इस टाइम। मिस्टर वैनेट, बट आई होप यू विल गेट ओवर इट and live to see many young men of 4,000 a year come into the neighborhood. अब मिस्टर वैनेट उसे और चढ़ाते हुए बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम इस चीज़ से भी निकल जाओगे क्योंकि हमारे नेबरहुड में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, बहुत सारे यंग मैन ऐसे आएंगे जो 4 से 5,000 पाउंड जो है साल में कमा लेते होंगे। Mrs. Bennet, it will be of no use to us if 20 such should come since you will not visit them. तो मिसेस वेनेट जो है और चिढ़ जाती है अपने हस्बैंड से और बोलती हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, चाहे 20 लोग आएंगे यहाँ पे हमारे नेबरहुड में, आप तो किसी से भी मिलने नहीं जाओगे। Mr. Bennet was among the earliest of those who waited on Mr. Bingley. He had always intended to visit him, though to the last always assuring his wife that he should not go till the evening after the visit was paid. She had no knowledge of it. It was disclosed in following manner. अब मिस्टर वैनेट जो थे वो सबसे पहले आदमी से जो मिस्टर वेंगले का वेट कर रहे थे कि वो आए और उनसे मिलें। ये राज जो था, ये सीक्रेट जो है उनकी वाइफ को नहीं पता था। ये तो अब जो आगे कन्वर्सेशन है उसके थ्रू खुलता है कि वो जो थे सबसे पहले आदमी थे जो उनसे मिस्टर विंगले से मिलने गए थे। ये इस बात को बताता है कि जो फादर है वो भी इक्वली उतना ही प्यार करता है अपने बच्चों से जितना कि मदर करती है। Observing his second daughter implied in trimming a hat, he suddenly addressed her with Mr. Vannet. I hope Mr. Wingley will like it, Lizzie. तो अब मिस्टर वैनेट जो है अपनी बेटी को देखते हुए, जो उनकी सेकंड डॉटर है लिजी को देखते हुए कहते हैं कि जो अपनी हैट को ट्रिम कर रही है और उसे एड्रेस करते हुए कहते हैं कि आई होप कि मिस्टर विंगले जो है तुम्हारी इस हैट को पसंद करेंगे। तो मिसेस वेनेट, वी आर नॉट टू नो व्हाट मिस्टर विंगले लाइक्स सिंस वी आर नॉट टू विजिट। अब मिस्टर वेनेट जो है फिर से चिढ़ जाती हैं और बोलती हैं कि मुझे हमें नहीं पता कि जो मिस्टर विंगले हैं किसको पसंद करेंगे और किसको नहीं, क्योंकि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। Elizabeth, but you forget, Mama, that we shall meet him at assemblies and that Mrs. Long has promised to introduce him. अब लिजी जो है, एलिजाबेथ जो है वो कहती है कि मम्मा आप भूल रहे हैं कि जो मिसेस लॉन्ग है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब हम असेंबलीज मिलेंगे तो वो मिस्टर विंगले से हमें इंट्रोड्यूस करवाएंगी। Mrs. Vannet, I do not believe Mrs. Long will do any such thing. She has two nieces of her own. She is a selfish woman. अब मिसेस वेनेट जो कहती हैं कि मुझे मिसेस लॉन्ग पे कोई विश्वास नहीं है क्योंकि उनकी खुद भी 2 भतीजी हैं और वो एक सेल्फिश वुमन है। वो कोशिश करेगी कि अपनी जो भतीजी हैं उनकी शादी उनसे करवाएं, इसलिए वो मिसेस विंगले से हमें नहीं मिलाएंगी। मिसेस वेनेट is calling one of her daughters. Mrs. Vannet, don't keep coughing so, Kitty. For heaven's sake, have a little compassion on my nerves. इतने में ही उनकी जो बेटी होती है किटी वो खांसना शुरू हो जाती है और मिसेस वेनेट जो है चिढ़ते हुए बोलती हैं कि हर वक्त खांसी मत करो, थोड़ा सा तरस खाओ मेरी नर्व्स पे। मिस्टर वेनेट, किटी हैज़ नो डिस्क्रिशन ऑन हिज इन हर कफ्स, शी टाइम्स द एल। तो मिस्टर वेनेट और फिर मजाकिया अंदाज में बोलते हैं कि किटी को कोई वो अंदाज़ा नहीं है कि कब खांसना चाहिए, वो हमेशा गलत टाइम ही खांसती है। किटी, आई डू नॉट कफ फॉर माई ओन अम्यूजमेंट। अब किटी चिढ़ते हुए कहती है कि मैं अपनी मज़े या अपने मनोरंजन के लिए नहीं खांसती हूँ। मिस्टर वैनेट, लेट अस रिटर्न टू मिस्टर विंगले। अब इस बात को ख़त्म करने के लिए मिस्टर
वेनेट कहते हैं कि हम दोबारा मिस्टर वेंगले की बात करते हैं. मिसेस वेनेट, आई एम सिक ऑफ मिस्टर वेंगले. अब जो मिसेस वेनेट है वो भी चिढ़ गई होती है. वो भी कहती है कि अब तो मैं ये नाम सुन सुन के बीमार हो रही हूँ. अब मुझे और नहीं मिस्टर वेंगले का नाम सुनना है. मिस्टर वेनेट, आई एम सॉरी टू हेयर दैट. व्हाई डिड not you tell me so before? If I had so much this morning, I certainly would not have called on him. But I have actually paid the visit. We cannot escape the evidence now. तो इस पर मिस्टर विनेट कहते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतना मिस्टर विंगले से चिढ़ रही हो तो मैं उनको कॉल नहीं करता, उनसे मिलने भी नहीं जाता है. मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग से उनसे मिल के आया हूँ. अब हम उनसे जान पहचान बढ़ाने के से मना नहीं कर सकते, उससे बच नहीं सकते. The astonishment of ladies was just what he wished. That of Mrs. Bennet surpassing the rest. अब जो आश्चर्य जो मिसेस वेनेट को हो रहा था वो वैसा ही था जैसे मिस्टर वेनेट ने सोचा था. पर जो मिसेस वेनेट थे वो और भी ज़्यादा आश्चर्य थी. मिस्टर वेनेट ने इतना नहीं सोचा था कि वो इतने हैरान होंगी जब वो उन्हें ये बात बताएंगे कि वो ऑलरेडी मिस्टर वेंगले से मिलकर आए हैं. Mrs. Bennet, how good it was of you, my dear Mr. Bennet, but I should pursued you at last. I was sure you love your girls too well to neglect such an acquaintance. Well, how pleased I am, and it is such a good joke too, that you should have gone this morning and never said a word about it till now. मिसेस वेनेट बहुत खुश होती हैं और अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम कितने महान हो. तुम जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करती है. कहती मुझे वैसे तो यकीन था कि एट लास्ट मैं आपको मना लूँगी, लेकिन अब खुद मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग मिस्टर विंगले से मिलकर आए हो और हमें इस बात का अभी तक पता भी नहीं चलने दिया. इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे फादर हो और इतना अच्छा मौका आप भी गंवाना नहीं चाहते थे. Mr. Vannet, now Kitty, you may cough as much as you choose. He spoke and left the room. अब मिस्टर वेनेट जो होते हैं मजाकिया तौर में किटी को कहते हैं, किटी कि तुम्हें जितना खांसना है आप खांस सकती हो. ये बोलते हैं और कमरे को छोड़ के चले जाते हैं. मिसेस वेनेट, व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव गर्ल्स. शट द डोर. तो मिसेस वेनेट आगे रिप्लाई देते हैं कि तुम्हें कितने अच्छे कितने समझदार जो फादर हैं मिले हुए हैं. वो अपनी बेटियों को बताते हैं और दरवाज़ा जब वो मिस्टर वेनेट बंद करके चले जाते हैं उसके बाद वो एक्सप्लेन करती है बच्चों को कि उनके फादर कितने अच्छे हैं. तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि चिल्ड्रन आर ऑलवेज डियर टू देयर पेरेंट्स, कि बच्चे हमेशा माँ बाप को प्यारे होते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से इफ़ ए फादर लव्स हिज चिल्ड्रन मोर देन द मदर डज और वाइस वर्सा. ये बताना या ये अंदाज़ा लगाना कि कौन ज़्यादा प्यार करता है, माँ या बाप बच्चों से, बहुत मुश्किल है. The situation can be different cases, but one thing is generally quite obvious. Mothers are more vocal than fathers in their expressions of love. ये हमेशा ऐसा होता है कि माँ हमेशा बोलती रहती है कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इनफैक्ट जो फादर है वो ज़्यादा केयरिंग और ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं इन केस ऑफ चिल्ड्रन. तो एन एक्सीलेंट फादर इसी बात को बताती है कि फादर जो है कितने कंसर्न और कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं अपने बच्चों को लेके. अब आपने इस स्टोरी को अच्छे से समझ लिया है. अब जो भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपने खुद से फाइंड करने हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू.